हाँ जी, पन्ना से बिस्मिल्लाह। होम्योस्टेसिस की हमने बात करनी है। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि होम्यो का मतलब है सेम, और स्टेसिस का मतलब जो है वो कंडीशंस को कह लें, ठीक है जी। तो जिस्म की जो इंटरनल कंडीशन है, नहीं सॉरी मज़द, होम्यो का मतलब है सेम, स्टैटिक का मतलब एक पॉइंट पर रोका जाना, इंटरनल कंडीशन को एक पॉइंट पर रोक दिया जाना। तो इंटरनल कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख लेना, यानी एक जैसे माहौल, एक जैसी वैल्यूज पर सेट कर लेना, इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस में भी डिफाइन एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ अ बॉडी एट इक्विलिब्रियम। जिस्म को हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम पे रखना है, डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस के बावजूद हमारे बैरूनी माहौल में तब्दीलियाँ लगातार होंगी, लेकिन हमने जिस्म को एक लेवल पर रखना है। वो कैसे? हम रोज़ खाना खाते हैं और हम मुख्तलिफ़ किस्म का खाना खाते हैं। कभी हम गोश्त ज़्यादा खाते हैं, वो प्रोटीन है सारी, अंडे खाते हैं वो प्रोटीन है, दालें खाते हैं प्रोटीन है, लोबिया प्रोटीन है, चने प्रोटीन है। इसके बाद हम सब्ज़ी खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है मोस्टली, ठीक है जी। आलू पकाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है जी। और बाकी चीज़ें इसमें कुछ पकाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट जैसी हो सकती हैं, ठीक है जी। इसी तरह हम सर्दियों में हाई फैट डाइट खाते हैं, पिनिया बना लेते हैं, पजीरी वगैरह बना लेते हैं, गरम मेवाजात मूंगफली ज़्यादा खाते हैं, बादाम ज़्यादा खाते हैं। वो क्या होते हैं, उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है। अब जिस्म मुसलसल मुख्तलिफ चीज़ें खा रहा है, जैसे प्रोटीन, आज प्रोटीन पक गई, कल कार्बोहाइड्रेट पक गई, फिर प्रोटीन आ गई, कार्बोहाइड्रेट आ गई, कभी लिपिड्स आ गई, मुख्तलिफ चीज़ें खा रहा है, लेकिन जिस्म की पीएच उस लेवल पे रखनी है आपको। अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं ना तो एसिडिटी मैदे में ज़्यादा होती है। कभी ऐसा हो कि आज गोश्त पक गया, कर घर वाले दाल ले आए, परसों चने ले आए, उससे अगले दिन अंडे फ्राई कर लिए, अभी 4 लगातार प्रोटीन डेज चले गए, ठीक है जी। रोटी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन प्रोटीन आपने ज़्यादा खा ली है लगातार, सुबह भी वही सालन खा रहे हैं, दोपहर भी वही खा रहे हैं, शाम भी वही खा रहे हैं। तो 4 दिन जो है बेटा खा रहे हैं, लेकिन थोड़ी मतलब रोटी जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है ना फ़ौरन, वो पीएच को इतनी चेंज नहीं करती, प्रोटीन पीएच को चेंज करती है। अच्छा, अब 4 लगातार आपने खा लिए प्रोटीन डेज, तो आपको एसिडिटी मैदे में फील होगी, लगातार जलन होती रहेगी। खासतौर पे वो लोग जो साथ को न्यूट्रल करने वाली चीज़ नहीं इस्तेमाल करते, जैसे दूध जो है ये न्यूट्रल करने वाली चीज़ है। तो अगर आप 1 गिलास दूध रोज़ पी लेंगे वो पीएच को न्यूट्रल कर देगी, लेकिन अगर आप एसिड के साथ नहीं पिएंगे तो 4 लगातार एसिड डेज के साथ आपकी पीएच मैदे की क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। आपको लगातार जलन, खट्टे टिकार आएंगे और जलन मैदे फील होगी, आपको लगेगा जैसे एसिड है मेरे मैदे के अंदर, तजाबियत है बहुत ज़्यादा। आपको प्यास लगेगी, पानी पिएंगे, जलन ख़त्म होगी, आधे घंटे बाद पानी ख़त्म हो जाएगा, वो फिर से जलन शुरू हो जाएगी। लेकिन आप दूध का गिलास पिएंगे, आपको 3-4 घंटे निकलेंगे उसके साथ, ठीक है जी। तो इस तरह जो है वो अगर आप पीएच चेंज हो जाएगी, लेकिन जिस्म ने उसको मेंटेन करना है। आपने पढ़ा है कि 7.35 से लेकर 7.45 तक पीएच की रेंज है, तो आप इतनी मुख्तलिफ चीज़ें खाने में खाती हैं, लेकिन वो अपनी पीएच को क्या करता है, बरकरार करता है, ठीक है जी। तो वो इस प्रोटीन को वो बैलेंस करने की किसी न किसी अंदाज में कोशिश करेगा। जिस्म जो है वो आपको मजबूर करेगा। आपका जो टेस्ट का बनता है ना ज़ेन, या आपका खाने पीने का जो रुझान बनता है, ये ऐसे नहीं बनता, ये आपकी ज़रूरत पे बनता है। जैसे मैंने कहा आपने कार्बोहाइड्रेट बहुत खाया, प्रोटीन बहुत खा लिया, अब आपका दिल करेगा कि आप कोई मीठा खाएं। सुना है आपने खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, सुन्नत है ये, खाने के बाद थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट खाने से। तो वो जो है वो आप मीठा खाएंगे, मीठे मोस्टली दूध मीठा करके पी लेंगे, चाय बना लेंगे, कुछ तरह की चीज़ें कर लेंगे, दूध न्यूट्रल करता है जाके फिर उसको, तो वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है जी। इसीलिए आपने टॉपिक 9 पढ़ा होगा बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट ये होती है कि मिक्स करके खाना खाया जाए। आधा किलो सब्जी लें, 2 बोटियाँ गोश्त की डालें बीच में, कुछ थोड़ा सा लोबिया बीच में मिक्स कर दें, उसको पकाएं, प्रोटीन भी आ गई, कार्बोहाइड्रेट भी आ गई, लिपिड ऑयल डाल दिया, लिपिड भी आ गया उसके अंदर, ठीक है जी। तो उससे खाना आप पकाएंगे तो फिर जो है वो सेहत बरकरार रहेगी बहुत अच्छे तरीके से, आपको कोई बेदे का प्रॉब्लम जो है वो एसिडिटी बेसिसिटी दोनों नहीं होंगी। लेकिन अगर लगातार ये ईद आने वाली है, सबसे ज़्यादा ईद में प्रॉब्लम क्या होता है, डॉक्टरों की मौजें लगी होती हैं, मैदे में जलन, उल्टी आ जाना, मैदे में जलन, पेट ख़राब होना, यही होता है। क्या वजह है, गोश्त ही गोश्त होता है लाइन में। अगले 5-6 दिन जो है वो भून के भी गोश्त खा रहे हैं, पका के भी गोश्त खा रहे हैं, बिरयानी भी बन रही है तो वो गोश्त वाली बन रही है, ठीक है जी। और जब तक डीप फ्रीज़र आपका पूरा खाली नहीं होना तो वो तब तक आपने जान नहीं छोड़नी उसकी। तो ये वजह है कि वो एसिडिटी हो जाएगी लगातार शदीद, और लोगों की बुरी हालत हो जाती है, ठीक है जी। तो इस वजह से जो है वो मैदे ख़राब हो जाते हैं, एसिडिटी कंडीशन होती है। और डॉक्टर क्या करते हैं, को बेसिक देते हो, कहते हैं ये इनो पी लें, फलां कर लें, कभी ड्रिप लगा दीजिए, वो करके ड्रामा करके, पता तो नहीं होता है क्या हुआ उनके साथ, तो वो जो है पैसे टक लेते हैं लोगों से। तो ये जो है वो होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है कि जिस्म की इंटरनल कंडीशन को जो अब हमने सेम रखना है। इसी तरह टेम्परेचर है,
ये जो बुखार हमें चढ़ता है हमें नहीं चढ़ता, केमिकल्स आए हैं जिस्म में, वो पैदा किए बैक्टीरिया ने। अब बैक्टीरिया जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है जिस्म को। जब वो बैक्टीरिया खतरनाक हद के करीब पहुंचता है, कि तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, अगर इससे आगे ना रोका इसको तो ये नुकसान कर देगा आपको, तो फ़ौरन जिस्म जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर अपना ज़्यादा कर देता है। तो आपको लगता है जी बुखार हो गया, अब आप लेने जाएंगे दवाई। वैसे अगर जिस्म में बुखार ना होता तो जरासीम बढ़ते रहते बढ़ते रहते बढ़ते रहते, मर जाते, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ हुआ क्या है। जैसे ही जरासीमों को थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, फ़ौरन हमें बुखार चढ़ जाता है, और जितने ज़्यादा जरासीम होते हैं उतना तेज़ बुखार चढ़ जाता है, ताकि हमारे लिए एमरजेंसी कंडीशन उतनी सख्त हो, और फ़ौरन जो है वो हम क्या करें, दवाई लेके आएँ उसकी। तो आप एंटीबायोटिक लेते हैं, वो बैक्टीरिया मरना शुरू होता है जी, बुखार उतर गया बंदा। ठीक है जी। तो ये कुदरत की इंडिकेशन है, ये कुदरत जो है वो आपको एक निशानदही करता है कि ये चीज़ होने वाली है। तो इस तरह टेम्परेचर भी कभी बढ़ जाता है, कभी कम होता है, जिस्म उसको भी फिर क्या करता है, मेंटेन करता है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फिर वो पसीना निकलता है जिस्म से बाहर। ठीक है जी। और जो जानवर कुछ हैं वो फिर ज़ुबान बाहर निकालते हैं, कुछ देखें जानवर भैंस वगैरह, कुत्ते वगैरह, बिल्लियाँ ज़ुबान बाहर निकालते हैं मेंटेन करने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जिस्म जो है वो तब्दीलियों के बावजूद, बैरूनी माहौल के बदलने के बावजूद, इंटरनल कंडीशन जो जिस्म की है उसे क्या करता है, बरकरार रखता है। इसको हम क्या कहते हैं, होमोस्टेसिस है। ऑस्मो रेगुलेशन है इसमें, थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये मेंटेनेंस है पानी और साल्ट की। हमारे जिस्म में नमकियात और पानी का जो लेवल मेंटेन किया जाता है। जैसे हमारे जिस्म में पानी का लेवल थोड़ा सा कम होता है, हमारा गला खुश्क हो जाता है। हम कहते हैं हमारा गला खुश्क है, पानी दे दें, मेहरबानी करके पानी दें, गला बहुत खुश्क है। वो क्या है, जिस्म में पानी कम हुआ है, और फ़ौरन जो है पूरे जिस्म में कोई आपको महसूस नहीं होना, गला खुश्क कर दिया जाना है जिस्म की तरफ से, आपको फ़ौरन महसूस हो जाएगा पानी की कमी है। ठीक है जी। इसी तरह साल्स जो है इसके भी मेंटेन, इसके लेवल को भी मेंटेन किया जाता है। तो इस प्रोसेस को द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। इसके हाँ चलाएं चलाएं, फैन चलाएं, बटन दबाएं, ये वाला बटन दबाएं, अगले वाला ये चला दें, ये भी चला दें और अगला भी चला दें, ये भी चला दें। ठीक है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये जो है ऑस्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन क्या है, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन करना है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, थर्मो रेगुलेशन है। ठीक है जी। तो जैसे जिस्म में कोई तब्दीली वाक़या होती है टेम्परेचर में, जिस्म उसके लेवल को क्या कर देता है, सेट कर देता है। ठीक है जी। इसके बाद एक्सक्रीशन जो है ये भी होमोस्टेसिस का प्रोसेस है। इसमें वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उनको जिस्म से निकाला जाता है, ताकि जिस्म के अंदर उनका लेवल मेंटेन किया जाए। यानी जो भी वेस्ट हुआ जिस्म में, उसे यूरिन के जरिए या फीसेस के जरिए जिस्म से निकाला जाता है बाहर, और निकालने के बाद ताकि उनका लेवल जो है वो मेंटेन रह सके। तो ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है ये भी होमोस्टेसिस का एक प्रोसेस है। उर्दू में भी देख लेते हैं इसको। होमोस्टेसिस वो कह रहा है कि होमोस्टेसिस से मुराद बैरूनी माहौल में तब्दीली आने के बावजूद जिस्म के अंदरूनी हालात में एतदाल और तवाज़ुन कायम रखना है। मिसाल के तौर पे इर्द गिर्द की हवा के दर्जात में तब्दीलियों के बावजूद इंसान के जिस्म का अंदरूनी दर्जा 37 रहता है। जैसे ही आपको ठंड लगती है, आपके मसल शिवर करना शुरू कर देते हैं, पसलियाँ बजना शुरू होती हैं, दांत, और जिसको ठंड लग जाए सर्दियों में उसके दांत टक 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 करके बज रहे होते हैं, पसलियाँ हिल रही होती हैं, कहते हैं इसको कांबा चढ़ गया, इसको ठंड लग गई, फ़ौरन कहते हैं इसको स्वेटर 4-5 पहनाओ, इसको रज़ाई में दो, इसको रज़ाई बैठ जाइए, ठंड लग जाती है। और गर्मी आती है, कहते हैं ठंडा पानी डालो जल्दी जल्दी से। अच्छा, जब भी ठंडा पानी डालें ना अपने ऊपर गर्मी को ख़त्म करने के लिए, सबसे पहले सर पे डालें। आमतौर पर लोग जिस्म पे पहले डालते हैं, सर पे बाद में डालते हैं। सबसे पहले सर में डालें, क्योंकि होता ये कि सर आपका सेंटर है जिसने टेम्परेचर नोट करना है। ठीक है जी। अब जिस्म पे पानी डाल के जिस्म फुल ठंडा हो गया है, सर गर्म है, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन का गैप पैदा हो जाएगा। इसे कहते हैं ठंडा तत्ता लग जाना। शायद आप सुना, कहते हैं ठंडा तत्ता हो गया। बाहर से पसीना आया हुआ था, घर से निकलते हुए बाहर तेज़ हवा लग गई। सर्दियों में अक्सर पसीना बाज का आ जाए कैप लेने की वजह से, सर टोपी वो ऐसी आपने उतारी है, ठंडी हवा सर में लग गई है, वो टेम्परेचर डिफरेंस सडन पैदा हुआ है, जिससे सेल शॉक में चले जाएंगे और अगले काफ़ी देर शॉक में रहेंगे, उससे शदीद सर दर्द पैदा होती है। और बाज़ का सडन कंडीशन में बंदा मर भी जाता है। मारने का बना ही चाहिए अल्लाह को, कहते हैं अभी ठीक खड़ा था, इधर से इधर हुआ तो गिर गया, मर गया। तो वो यही होता है कि कंडीशन हो सकती है। पहले सर में पानी डालते हैं ताकि सर ठंडा हो, हमारा जो नोट करने वाला सेंटर है टेम्परेचर को वो कम पे आ जाए, और फिर जिसम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जो वो बुखार में हमेशा सर की पट्टियाँ करते हैं ना, तो अगर नहाने जाए वो बच्चा या बंदा, तो उसे कहा जाता है कि पहले सर पे पानी डालना है फिर जिस्म पे पानी डालना है। अगर वो उलट करेगा तो बाजू का नुकसान भी हो सकता है, जोड़ उसके ज्वाइंट्स पेन करना शुरू करते हैं, मसल पेन करना शुरू कर देती है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है?
ऑस्मो रेगुलेशन, जिस्म के फ्लूइड्स में पानी और नमकियात की मिकदारों का तवाजुन कायम रहना। यानी किसका तवाजुन? दो चीज़ों का, पानी और नमक का, ये दोनों पैरेलल चलते हैं। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो जिस्म में ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, फ्लूइड ज़्यादा ब्लड खून की नालियों में जाएगा। अगर नमक कम खाते हैं तो कम जाएगा। इसका मतलब नमक और पानी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो जब किसी को वो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो वो क्या कहते हैं, 7 अप में थोड़ा सा नमक डाल के पिला दें इसको, वो क्या होता है, नमक उसके ब्लड प्रेशर को राइज कर देता है। तो फ्लूइड के साथ जो है, लिक्विड के साथ या पानी के साथ साल्ट का बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसलिए इसको मिला के उन्होंने एक टर्म बनाई है ऑस्मो रेगुलेशन। फ्लूइड यानी पानी और नमकियात के तवाजुन। इसके बाद है थर्मो रेगुलेशन। तो जिस्म की इंटरनल टेम्परेचर की जो कंडीशन है, दर्जा हरारत को जो मुस्तकिल रखना है, वो थर्मो रेगुलेशन है। कुछ जानदार अपना दर्जा हरारत खुद सेट करते हैं, कुछ खुद सेट नहीं कर सकते, वो माहौल के मुताबिक सेट करते हैं। जैसे वो मगरमच्छ वगैरह जो है, कछुए वगैरह, ये खुद नहीं सेट करते, माहौल के मुताबिक होते हैं। तो उन्हें फिर धूप में आके बैठना पड़ता है सर्दियों में, ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। ठीक है जी। तो लेकिन कुछ जानदार हैं जो अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं। ठीक है जी। वो आगे डेफिनेशन कहीं ना कहीं आएंगी, पढ़ लीजिएगा वहाँ पे। लेकिन दो तरह के होते हैं जानदार। इसके बाद एक्सक्रीशन का अमल है। एक्सक्रीशन क्या है? फासिद मादों का, फालतू मादों का जिस्म से जो निकालने का अमल है, इसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, नहीं सॉरी, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हमने देखनी है पौधों में है होमोस्टेसिस ही। पौधों में होमोस्टेसिस जो है वो किस तरह से होगी? तो पौधे क्या करेंगे, दिन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे सॉरी, लेकिन रात के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होंगे। दिन के टाइम भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जिस तरह हम सांस लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। सांस लेने का मतलब है ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन चूंकि वो साथ बना भी रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। दो अमल है, एक रेस्पिरेशन है, एक फोटोसिंथेसिस है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन पैदा होती है। दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से ज़्यादा होती है। इसका मतलब जितनी ऑक्सीजन वो इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो पैदा कर रहे हैं और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब दिन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड वो कम करते हैं माहौल से और ऑक्सीजन ज़्यादा निकालते हैं। रात के टाइम इसका उलट है। रात के टाइम वो फोटोसिंथेसिस तो करते ही नहीं, जो ऑक्सीजन हवा में होती है उसको भी बल्कि इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसका मतलब रात में वो भी हमारी तरह काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। एक तो वो जिन चिड़ैलें होती होंगी, एक और वजह जिन चिड़ैलों के अलावा ये भी है, वो जिन वगैरह नहीं होते, उस बड़े पौधे के नीचे जिसके नीचे कोई सोया होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी और लगातार ऑक्सीजन की कमी सारी रात बढ़नी है, क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है, ऑक्सीजन इस्तेमाल करनी है। तो तेज़ी से पौधे, बड़े खास तौर पर बड़े साइज़ का जो पौधा है, उसके नीचे लगातार ऑक्सीजन की कमी वाक़ हो जाती है, लगातार, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जाती है। इस वजह से वो बंदा जो पहले नींद में है, उसे पता ही नहीं चलता, गहरी नींद में बंदे को वैसे नहीं पता चलता होता, वो मज़ीद उठने की बजाय क्या हो जाता है, बेहोशी में चला जाता है। और मज़ीद गहरी, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगा, बेहोशी गहरी से गहरी होती जाएगी और अल्टीमेटली वैसे बेहोश पड़ा पड़े सुबह मर जाएगा वो, जब लोग सुबह उठाएंगे। या तो कोई उठा ले उसको, तो यहाँ पर नीचे एक डब्बा मिल देखिए स्टील वाला मैंने। अच्छा जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे निकालते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो यंग रूट्स हैं, छोटी जो जड़ें हैं बिल्कुल ज़मीन के अंदर छोटी जो होती हैं, वो ज़मीन से जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वहीं से बाहर निकाल देती हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का तरीका हो गया पौधों में। दूसरा, एक्स्ट्रा जो है वो पानी कैसे निकालते हैं। तो एक्स्ट्रा पानी निकालने का प्रोसेस, एक तो आपने पढ़ा हुआ है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन 9th में आपने पढ़ी होगी कि वो पौधे के एरियल पार्ट्स, ऊपर वाले हिस्से में से पानी को जो स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल रहे थे। वो 3 तरह की थी, लेंटिकुलर, स्टोमेटल और एक और थी, पता नहीं कौन सी, 3 तरह की थी आपके पास ट्रांसपायरेशन। लेंटिकुलर थी, स्टोमेटल थी और गुटेशन थी मेरे ख्याल शायद। दूसरा अमल जो पानी निकालने का सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रांसपायरेशन के जरिए पानी निकलता है। दूसरा अमल जो पानी निकालने के लिए होता है वो होता है कि पौधों की टिप के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है। जाइलम में पानी आता है, पौधे के जाइलम पानी होता है, वहाँ से पानी निकल निकल के पौधे की टिप पे इकट्ठा होता रहता है और बाद में कचरा बन के नीचे गिर जाता है। तो इस तरह भी एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो निकाला जा सकता है। तो एक ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा, दूसरा ग्यूटेशन का प्रोसेस होगा। ग्यूटेशन क्या है? पौधे की टिप के ऊपर, उसके सिरे के, पत्ते के सिरे के, सॉरी पौधे नहीं, पत्ते के सिरे के ऊपर पानी का कचरा आ जाएगा जो बाद में गिर जाएगा। इस अमल को ग्यूटेशन कहते हैं। उर्दू में, बल्कि मेटाबॉलिक वेस्ट भी देख लें, फिर उर्दू में भी देखते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? वो फाजिल मादे, जिस तरह जानदार फाजिल मादों को बाहर निकालते हैं, पौधे भी निकालते हैं। उनके निकालने के कई तरीका। एक तो ये कि वो अपनी बार्क में, छाल में जमा करते रहते हैं, जो पौधे की होती है। एवं नहीं छाल न रखी, पौधे डायरेक्ट लकड़ी रखते हैं, छाल रखने का क्या फ़ायदा है? छाल के अंदर वेस्ट इकट्ठा होता रहता है।
और बाद में वो छाल कुछ अर्से बाद गिर जाती है और नई उसकी जगह पे आ जाती है। तो पुराना वेस्ट बाहर आ जाएगा और नया जो वेस्ट जमा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पौधे सारा साल अपने पत्तों में जमा करते रहते हैं और जब खिज़ां आती है तो पत्ते झाड़ते हैं। ये खिज़ां में जो पत्ते झड़ते हैं नीचे पीले होके, वो ऐसे नहीं पीले होके होते, उसमें वेस्ट सारा साल इकट्ठा होता रहता है। और जब वो इतना सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा हो जाए, पत्ता जिंदा नहीं रह सकता, तो पत्ता जो उसका सारा क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है। और जब क्लोरोफिल ख़त्म होगा वो ग़िज़ा बनाना छोड़ जाएगा। जब उसे खाना नहीं मिलेगा तो मुर्दा हो जाएगा और हल्की सी हवा चलेगी, डंडी टूट जाएगी। डंडी तब तक मजबूत रहती है जब तक पौधा ज़िंदा हो। जब पौधा ज़िंदा नहीं रहता उसकी डंडी कमज़ोर हो जाती है, हल्की से हवा चलती वो नीचे गिर जाती है। तो इस तरह वो सारे वेस्ट जो पूरा साल उन्होंने इकट्ठे किए थे वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ पौधे गम्स की शक्ल में, गूंद निकलती है उनके अंदर से, गूंद, कतीरा कतीरा गूंद, इसका कोई नाम सुना होगा आपने। गूंद निकलती है पौधों के अंदर से, गम्स निकलती हैं। ऑयल, ये मिल्क निकलता है, मिल्क की सक्रीशन, दूध की तरह की सक्रीशन सफ़ेद निकलती है, पत्ता तोड़े उसमें से। या तो वो क्या होती है, उनके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट पाए जाते हैं जो वहाँ से निकलते रहते हैं। ठीक है जी। इसको उर्दू में भी देख लेते हैं। तो फालतू कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने बताया कैसे निकालते हैं। फालतू कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है, तो दिन में तो नहीं निकलती, लेकिन रात में ये नहीं इस्तेमाल हो सकती कार्बन डाइऑक्साइड। इससे रात में उससे स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। छोटे पौधे इंतहाई छोटे, चूंकि उनको पत्ता बना ही नहीं होता, स्टोमेटा होता ही नहीं, तो वो जड़ के जरिए जो है वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद फालतू पानी कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। एक तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करते हैं, दिन में ट्रांसपायरेशन होती है, सारा दिन ट्रांसपायरेशन होती रहती है। ट्रांसपायरेशन क्या है, पत्ते के निचले हिस्से में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उसमें से पानी जो है वो निकलता जाएगा। रात के टाइम ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकती तो कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, उसके लिए गुटेशन है। गुटेशन देने के लिए नहीं है। आप देखें सुबह सुबह जो सब सैर करने जाते हैं कहीं सब्जे में, तो आपको वह सब्जा गीला लगता है, वो रात के टाइम गुटेशन करते हैं, दिन में नहीं गीले होते। क्यों? दिन में वो जो पानी है वो लगातार हवा में ट्रांसपायरेशन के जरिए उड़ता रहता है, इकट्ठा नहीं होता। रात में चूंकि वो नहीं उड़ता क्योंकि स्टोमेटा खुलते नहीं, रात में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो फिर जो है वो क्या करते हैं, उसकी टिप में से पानी को बाहर निकाला जाता है। तो गुटेशन का अमल जो है वो रात में होगा। ठीक है जी। गुटेशन का अमल जो है वो रात में होगा। तो शबनम को गुटेशन कहते हैं और किसको कहते हैं। तो फालतू पानी को मैंने बता दिया गुटेशन के सूरत में रात को निकालते हैं, ये उसने बताया भी है। पत्तों के किनारों पे कतरे बनते हैं सेमल को। कुछ पौधे जैसे कि घास इस पानी को अपने पत्तों की नोक या किनारों पे मौजूद मखसूस सुराखों से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह इन पत्तों के किनारों पे कतरे बनते हैं और इस अमल को गुटेशन कहते हैं। और तीसरा तरीका मैंने बता दिया है कि कुछ पौधे जो है कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह को कलमों की शक्ल में अपने पत्तों और तनों में जमा कर लेते हैं। तनों में छाल जो होती है उसमें जमा होता है और बाद में ही गिर जाती है। ठीक है जी। और पत्ते भी गिर जाते हैं। पत्ते गिरने वाले दरख्तों में जिस्म से फासिद मादे हर साल पत्ते गिरने के दौरान निकाले जाते हैं। चंद एक दूसरे पौधे बेकार मादे भी निकालते हैं। इन बेकार मादों को रेजन्स यानी गूंद की शक्ल में भी देखा जा सकता है, गम्स की शक्ल में, लेटेक्स भी चिपचिपे मादे की तरह होता है, प्लास्टिक की तरह। म्यूसिलेज भी चिपचिपा मादा, ये आपने देखा होगा भिंडी काटते हैं उसमें लेस होती है और बच्चे ऐसे ऐसे जोड़ लेते हैं। ठीक है जी। ऐसे करते होंगे वो लेस, और जो सही पकाते हैं भिंडी वो लेस मारते हैं, पहले फ्राई करते हैं ताकि लेस मर जाए उसकी, वो लेस म्यूसिलेज है। ठीक है जी। तो कुछ पौधों में लेस वगैरह भी भिंडी तोरी वगैरह में निकलती है। अगला टॉपिक देखिए कौन सा है, अगला कौन सा है जी? यूरिनरी सिस्टम। चलिए ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो है, इंसान का यूरिनरी सिस्टम हमने पढ़ना है। इंसान का यूरिनरी सिस्टम जो है वो गुर्दों की एक जोड़ी, वन पेयर ऑफ किडनीज, और एक पेयर ऑफ यूरेटर जो नाली गुर्दे से नीचे आती है, एक यूरिनरी ब्लैडर वो थैली जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, और एक यूरेथ्रा वो नाली जिससे वो जिस्म से बाहर निकलता है। इन पे मुश्तमिल है। यानी ऊपर किडनीज हैं, फिर यूरेटर है, नालियाँ जो गुर्दे से निकल के नीचे आती हैं, नीचे थैली है जिसमें वो जमा होता है यूरिन, और बाद में यूरेथ्रा के जरिए बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा सिस्टम मिला के, ये सारी चीज़ें मिला के यूरिनरी सिस्टम बनता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉम्पोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, या ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो ये अब बताएंगे कि सबसे पहले किडनीज हैं, फिर यूरेटर्स हैं 2, फिर यूरिनरी ब्लैडर है, और फिर यूरेथ्रा है उसमें से बाहर निकलने वाला। ये हमने देखना है। ब्लैडर का काम है आजी तौर पे यूरिन को इकट्ठा करना और बाद में जिस्म से बाहर निकाल देना। अब किडनी के स्ट्रक्चर को देखें। हर किडनी डार्क रेड कलर की, सुर्ख कलर की, बीन शेप लोबिया की तरह की होगी। 10 सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी है और 4 सेंटीमीटर मोटी है, और इसका वजन 120 ग्राम होता है, 120 ग्राम। ठीक है जी। ये इससे जब गुर्दे का ऑपरेशन करते हैं
तो बेसिकली ऐसे पकड़ के सेंटर से जिस तरह आप आलू काट देते हैं बाजू के सेंटर से, ऐसे काट के गुर्दे को ऐसे खोल देते हैं 120 ग्राम है नहीं, 120 ग्राम नहीं होना, 20 तो बेटा बहुत थोड़ा होना, गुर्दा बड़ा होता है, 120 ग्राम होना है। तो ये जो है वो ऐसे गुर्दा होता है, ऐसे आधा आधा कर देते हैं, पकड़ के पथरी बाहर निकालते हैं जो पथरी होती है, बाद में ऐसे पकड़ के सुआ नहीं होता रजाई सीने वाला, इस तरह का सुआ होता है, उससे ऐसे करके उधर से निकाल, जैसे मोची सीधा इधर करके फिर इधर करके फिर इधर करके बाद में जोड़ लगा देते हैं, ऐसे सी जाते हैं। ठीक है जी, ऐसे गुर्दे का जो ऑपरेशन करते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर भी जो है वो दर्जी की तरह ही होता है, सिलाई करनी होती है उस बेचारे में, पहले काटना होता है बाद में जोड़ना होता है, सीना होता है उसको। जो अंदरूनी समय लगाते हैं वो लगाते हैं भेड़ की शीप से बना हुआ धागा होता है, वाइक्रल और कई नाम उसके, मेरे में नाम तो नहीं, मुझे बहुत टाइम होगा छोड़े हुए इसको, तो उससे लगाते हैं और वो जो है वो हजम होता है अंदर के अंदर, यानी टांका लगा रहता है, 1 महीने के अंदर वो धागा हजम हो जाएगा, तब तक हिस्सा जुड़ चुका होगा, तो वो फिर से खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लगाते हैं बाहर स्किन पे, ये लगता है ऐसे मटेरियल से जो सख्त हो और हजम ना हो, जैसे मोची धागा होता है इस तरह का धागे से लगाते हैं, वो जो है वो अंदर वो लगा रहता है, जब वो जो उन्होंने वो खोलने हो तो वो कट लगा के सिरे पे आहिस्ता आहिस्ता करके साइडों से, जैसे आप वो सिलाई को उधेड़ते हैं, सिले हुए कपड़े को उधेड़ते हैं, वो उधेड़ के उसको बाहर निकाल देते हैं, ऐसे होते हैं। इनको जो ये एब्डोमिनल कैविटी की दीवार के साथ लगे होते हैं, डायफ्राम के नीचे और वर्टिब्रल कॉलम के नीचे होंगे, 2 रिब्स इनकी हिफाजत करेंगी, तो जिस्म के हर हिस्से की जो अहम हिस्सा जो है जिससे मौत वाक़या हो सके उसके डैमेज होने से, उसकी हिफाजत की जाती है। गुर्दा अगर मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाए किसी एक्सीडेंट में तो बंदा तो मर जाएगा, तो गुर्दे की हिफाजत के लिए 2 पसलियाँ रखी हैं। टांगे टूंगे अगर एक्सीडेंट में टूट भी जाए तो बंदा मरता तो नहीं ना है, लंगड़ा हो जाता है, तो इसलिए उसकी हिफाजत के लिए कोई अलहदा से बाहर से पिंजरा नहीं रखा हुआ, लेकिन जिनकी ज़रूरत है उनके लिए पिंजरा रखा हुआ है। जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी सी राइट से ऊपर है, ठीक है जी, लेफ़्ट किडनी राइट से थोड़ी सी ऊपर है। अब इसका जो 2 शेप्स होती हैं, एक बाहर वाली है जो सेंटर से मोटी है, शक्ल मैं उर्दू मीडियम में दिखाता हूँ, यहाँ नज़र नहीं आ रही, गुर्दे की साख्त एक अंदर से है एक बाहर वाली साइड से, ये देखिएगा जरा, ये बैरूनी साइड सेंटर से मोटी है, किनारों से पतली है, तो ये कनकेव साइड है इसकी, आपने कन्वेक्स साइड है, कन्वेक्स लेंस बड़ा होगा जो सेंटर से मोटा हो, तो ये बाहर वाली साइड कन्वेक्स है, ये वाली बाहर वाली ये वाली ये वाली ये कन्वेक्स है। कनकेव क्या, जो अंदर से सेंटर से पतला हो, तो ये वाली जगह देखिए सेंटर से यहाँ गुर्दा पतला है, अंदर को मुड़ा हुआ है, तो जो गुर्दे की अंदरूनी साइड है ये कनकेव है और जो बैरूनी साइड है ये कन्वेक्स है। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जा सकता है, ये वाली बात कई बार पूछी, जो बैरूनी साइड कन्वेक्स है वो बैरूनी साइड कन्वेक्स है और अंदरूनी साइड क्या है, कनकेव है। और ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत दफ़ा आया कि लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर होता है, राइट वाला जो है वो नीचे होता है, और वेट भी बहुत दफ़ा आया है इसका, ये बड़े मशहूर ऑब्जेक्टिव है। वेट कितना 120 ग्राम, लेफ्ट गुर्दा थोड़ा सा ऊपर होता है राइट वाले से, और गुर्दे की बैरूनी साइड कन्वेक्स है और अंदरूनी साइड जो है वो कनकेव है, ये भी। अब गुर्दे की जो फैलाती इकाई है, जो उसका फंक्शनल यूनिट है, वो बेसिकली, अच्छा इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं, बाहर वाला जो गुर्दे का हिस्सा ये वाला बाहर वाला ये बाहर वाला, इसे कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदरूनी हिस्सा जो ये वाला है इसे कहते हैं मेडुला। बाहर वाले को कहते हैं कॉर्टेक्स और इसे कहते हैं मेडुला, ठीक है जी। बाज़ ऑर्गन्स में ये उल्टा होता है, अंदर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं, बाहर वाले को मेडुला कहते हैं, लेकिन गुर्दे में बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। और लफ्ज़ रीनल भी यूज़ आपको कई बार ऑब्जेक्टिव ये भी है, रीनल से क्या, रीनल का मतलब किडनी है, ठीक है जी। जिस तरह हेपेटिक का मतलब लिवर होता है, जिगर, रीनल का मतलब जो है वो किडनी है, प्लूरल का मतलब फेफड़े होता है, ये पल्मोनल का मतलब फेफड़े होता है। बाहर वाली कन्वेक्स है, अंदर वाली कनकेव है, ठीक हो गया जी। हम मिरर को देखें, मैं तो लेंस की बात की, मैंने इसलिए लेंस की बात की, मैं मिरर तो नहीं की, लेंस की बात की। मिरर में वो कर्व को नहीं देखा जाता, मिरर में जो वो देखा जाता है कि शाइनिंग साइड कौन सी है, मिरर में शेप को नहीं देखते, ठीक है जी, सिर्फ शाइनिंग साइड को देखते हैं। लेंस में देखते हैं कि शक्ल कैसी है, इससे लेंस को देखेंगे, मिरर को नहीं देख सकते। जो फंक्शनल यूनिट किडनी की है वो नेफ्रॉन है। एक आपने न्यूरॉन पढ़ा होगा कि नेफ्रॉन पढ़ा होगा, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की यूनिट है और नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे की यूरिनरी सिस्टम की यूनिट है, ये आपको पता होना चाहिए। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन यानी लाखों न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं और पूरा किडनी बन जाता है, ठीक है जी। अब नेफ्रॉन 2 तरह का होगा,
एक रीनल कार्पसल होगा, कार्पसल कहते हैं नाली को, एक रीनल नहीं एक सॉरी कार्पसल होगा, कार्पसल कहते हैं गुच्छे को, और एक रीनल ट्यूब्यूल होगा नाली के तौर पे। रीनल कार्पसल जो वो ट्यूबुलर नहीं होता, दो हिस्से होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और एक बोमन कैप्सूल। ये क्या है शक्ल में देखते हैं, ये देखिए एक तो नालियों का गुच्छा है, ये देखें ये नालियों का गुच्छा है, ये नालियों का गुच्छा है, ये है ग्लोमेरुलस, और एक कप शेप शक्ल है इस जिसके अंदर ये नालियों का गुच्छा रखा हुआ है। ये ऐसी है जैसे आपको एक प्याला हो और उसमें आपने सवैयाँ डाली हूँ, तो सवैयाँ है गुच्छा, वो है ग्लोमेरुलस, और जो प्याला है जो कप है उसके इर्द गिर्द जिसमें उसको रखा हुआ है वो बूमेन कैप्सूल है। ठीक है जी, तो ये ग्लोमेरुलस है और ये बूमेन कैप्सूल है। ठीक है जी, एक मिनट सर, मैं चाह रहा हूँ आपको इसके ना मैं वीडियो भी दिखाऊँ यहाँ से, तब तक वीडियो वो आ जाएगी सामने, जब तक हम जो है इसको देखते रहेंगे। अब मैं तो एक आधी वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अब अगले सेशन में तो हम बाकायदा ये सेशन चलाएंगे, हर टॉपिक जो है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होगा, और मैंने ये इस लेक्चर पढ़ाया, इस पर पढ़ाने से टाइम बड़ा बचता है, आधा टाइम बच जाता है। हमने आपको बिल्कुल हर टॉपिक की प्रॉपर वीडियो साथ साथ दिखानी है, ताकि आपको नज़र आए और आप अपने लफ्ज़ों में भी बयान करें तो आपको मुश्किल ना हो। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर का स्टार्ट होगा, 9th में मैसेज स्टार्ट कर दिया हुआ है, नई 9th आई है, आपकी क्लासेस भी ऐसे ही चलेंगी। अच्छा जी, पहले पढ़ते हैं टॉपिक को भी देखते हैं। ये मैंने आपसे कहा था एक ग्लोमेरुलस है, नालियों का गुच्छा है, और बाहर एक कपनुमा शक्ल है, कपनुमा कप शेप्ड, इसे हम कहेंगे बूमेन कैप्सूल। इसके बाद आपके पास ये थोड़ा सा बलदार हिस्सा है, इसे कहते हैं कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है जी, और उसके बाद एक थोड़ा सा नीचे लूप सा बनता है यू शेप, इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। फिर कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बनती है, फिर कलेक्टिंग डक्ट अगली वाली ये बन जाती है। दोबारा से देखें, ये ग्लोमेरुलस है, नालियों का गुच्छा, ये जो कप शेप उसके ऊपर कप सा बना हुआ है, बाहर कप सा है, जिससे मैंने मिसाल दी कि प्याला जिसमें नालियों को डाला हुआ, वो बूमेन कैप्सूल है। इसके बाद ये कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, एक प्रॉक्सिमल होता है एक डिस्टल होता है, जो शुरू वाली प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होती है, जो बाद वाली है वो डिस्टल। कन्वुलेटेड का मतलब है बलदार, तो देखें ना ये बलदार नहीं हो गई फिर सीधी होगी, इसलिए कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का हुआ है। इसके बाद ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है जी, और इसके बाद ये डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल कहते हैं दूर वाली को, प्रॉक्सिमल कहते हैं पहले वाली को, डिस्टल कहते हैं दूर वाली को, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये जाके फिर आगे पिरामिड में जाके जमा हो जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गए कि ये नेफ्रॉन कैसे है। हाँ जी, तो गुर्दा जो फंक्शनल यूनिट है, इसकी मैं रीडिंग ना कर दूं आप लोगों को दोनों को, ताकि कोई लफ्ज़ रह जाए बीच में, रीडिंग कर देता हूँ। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। देर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी, हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। देर आर 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं, रीनल कार्पसल, रीनल ट्यूब्यूल। कार्पसल पहला हिस्सा वो जिसमें बोमन कैप्सूल वगैरह है, और ट्यूब्यूल जिसमें नालियाँ हैं बाकी। तो रीनल कार्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल, द रीनल कार्पसल इज नॉट ट्यूबुलर, वो ट्यूबनुमा नहीं है, एंड हैज 2 पार्ट्स, उसके 2 हिस्से हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये कैपिलरीज का गुच्छा है, जैसे मैंने कहा तो रेड सा गुच्छा कैपिलरीज का जो दिखाया था आपको। वाइल बोमन कैप्सूल इज कप शेप स्ट्रक्चर, ये कप की तरह की साख्त है, दैट इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस को कवर करता है। द रीनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का हिस्सा है, विच स्टार्ट्स आफ्टर बूमेन कैप्सूल, जो बूमेन कैप्सूल के बाद आता है। यानी ट्यूब्यूल पहले कैप्सूल आता था, बूमेन कैप्सूल, उसके बाद नालियाँ, नालियाँ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल, ये नालियाँ हैं, तो ये ट्यूब्यूल कहलाएंगे। ठीक है जी, विच स्टार्ट्स आफ्टर बूमेन कैप्सूल। इस फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मैंने कहा तो शुरू में जो बल आते हैं वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड है। नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप्ड एंड इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, से लूप ऑफ हेनले कहते हैं। द लास्ट पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज डिस्टल, फिर वो एक बल से आए थे 2-3 बीच में, वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थे। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। अब ये सारे सब बहुत सारे जो है वो नेफ्रॉन साथ साथ मौजूद हैं, सबकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किस में जा रही है, कलेक्टिंग डक्ट में, जो कलेक्ट कर रही है यूरिन को, उसमें जाएगी। मैनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन टुगेदर, इकट्ठी हो जाएंगी और पेपिलरी डक्ट बनेगी।
पेपिलरी। तो आपसे पूछा जा सकता है पेपिलरी डक्ट कैसे बनेगी? बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट को इकट्ठा करें तो कौन सी डक्ट बनेगी? पेपिलरी बनेगी। अब देखिए पहले ये ग्लोमेरुलस है, गुच्छा, बोमन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ एल नीचे को, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये खुलेगा जाके कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट जाके पेपिलरी डक्ट में जाके खुलेगी। तो ये सीक्वेंस है सारा इसका। है ड्रेन निकालना, वेस्ट करना, नाली निकलना जिसे कहते हैं ना, वेस्ट निकल जाना। उर्दू में भी इसको क्विकली एक बार पढ़ लेते हैं। गुर्दे की फेलियती का नेफ्रॉन है, हर गुर्दे में 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन, ये भी ऑब्जेक्टिव है। एक नेफ्रॉन के 2 बड़े हिस्से हैं, रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल नालीनुमा नहीं होता, इसके 2 हिस्से हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है, जबकि बोमेन कैप्सूल एक प्यालानुमा साख्त है जो ग्लोमेरुलस को घेरे हुए है। रीनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का नालीनुमा हिस्सा है जो बोमेन कैप्सूल के बाद शुरू होता है। इसका पहला हिस्सा एक बहुत बलदार नाली है, अगला हिस्सा एक यू शेप की नाली है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले के बाद रीनल ट्यूब्यूल का आखिरी हिस्सा फिर एक बलदार नाली है। बहुत से नेफ्रॉन के आखिरी बलदार हिस्से में कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिल जाती हैं और इस तरह सैकड़ों पेपिलरी डक्ट बनती हैं जो कि रीनल पेल्वस में जाके खुलती हैं। अब हमने फंक्शनिंग ऑफ किडनी जो हमें देखनी है, फंक्शन ऑफ किडनी देखनी है, तो किडनी के जो मेन फंक्शन है 3 हिस्सों में डिवाइड की हुई है। एक प्रेशर फिल्ट्रेशन है, एक सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है और एक ट्यूबुलर सेक्रीशन है। क्या चीज़ है? देखिए सबसे पहले फ्लूइड आता है, वो ग्लोमेरुलस नालियों का गुच्छा है। आगे ये नालियाँ इस तरह हैं कि इसमें छोटे छोटे मसाम हैं। एक बार ज़हन में लाएं, आपके पास स्पंज है, स्पंज सूफा जिसको हम कहते हैं, उसे पानी में डुबो लिया है, ज़्यादा नहीं थोड़े से पानी में, उसको ऐसे पकड़ लें, जो इजाफी पानी वो गिर जाएगा, लेकिन बहुत सारा पानी उसके अंदर रुका रहेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन अगर उसको आप झटका दें ऐसे तो बहुत सारा पानी गिर जाएगा। इसका मतलब अगर सुराख छोटे हों तो उनमें से फ्लूइड खुद ब खुद नहीं गिरता, लेकिन अगर उसे धक्का लग जाए तो वो चला जाता है। तो यही होगा बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस के साथ। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की नालियाँ हैं, बड़ी बड़ी कैपिलरी, इनमें ब्लड सेल भी हैं, इसमें फ्लूइड भी है जो ब्लड के साथ घूम रहा है, उस फ्लूइड के अंदर यूरिन मौजूद है। ठीक है जी। अब होगा क्या? लेकिन वो फ्लूइड है, अभी यूरिन मिक्स है उसके अंदर, क्लियर यूरिन तो नहीं, उसमें काम की चीज़ें भी हैं, हमारे हार्मोन है, एंजाइम है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो जैसे ग्लोमेरुलस में वो आएगा, ग्लोमेरुलस जो तंग सी जगह जो बोमेन कैप्सूल के अंदर बंद की हुई है, खून जोर से आके टकराएगा ऐसे स्पंज की तरह, जैसे स्पंज जोर से आके टकरा जाए किसी चीज़ के साथ। बोमेन कैप्सूल स्पंज की तरह, खून जोर से आ रहा है, वो नालियों से टकराया, जो सेल है वो नालियों के अंदर रह जाएंगे कैपिलरीज के अंदर, लेकिन जो फ्लूइड है वो किधर गिर जाएगा? बोमेन कैप्सूल के अंदर। अब बोमेन कैप्सूल के बाद है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फ्लूइड वहाँ से होकर प्रॉक्सिमल का, वहाँ से लूप ऑफ एनले, फिर डिस्टल में। ठीक है जी। लेकिन ये फ्लूइड जो है ये सारे का सारा वेस्ट नहीं है, इसमें हमारे प्रोटीन भी है, इसमें हमारे जो एंजाइम भी हैं, इसमें हार्मोन भी और इसमें यूरिन भी है। तो अब अगला हिस्सा होगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है? सिलेक्ट करके जो चीज़ काम की उसे क्या कर लिया जाएगा? वापस जज़ब कर लिया जाएगा। जो प्रोटीन है, जो हार्मोन है, जो एंजाइम है, उन्हें फिर जज़ब कर लिया जाएगा, और जो वेस्ट है सिर्फ वो रहने दिया जाएगा। अब वो जब वेस्ट रह जाएगा पीछे, उसकी पीएच चेंज हो जाएगी। तो लेकिन पीएच को ऐसा रखना है कि जब ये जिस्म से बाहर निकले तो जाहिर बात है जिस्म के आज़ा के साथ, यूरेथ्रा के साथ टकराएगा। अगर इसकी पीएच बहुत ज़्यादा हुई एसिड वाली तो ये जलन पैदा करेगा। वो लोग जिनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है, पहली निशानी क्या होती है? जब यूरिन करते हैं जलन होती है। तो ये जलन बेसिकली किस बात की निशानी है? पीएच की या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। तो उसको रोकने के लिए तीसरा अमल किया जाता है ट्यूबुलर सेक्रीशन, कि जिस्म खुद ब खुद उसके अंदर ऐसी चीज़ें ऐड कर देता है कि पीएच नॉर्मल हो जाए, ताकि वो जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए। तो 3 ही अमल है। पहले में फ्लूइड अलहदा किया जाता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। दूसरे में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करके जो काम की चीज़ें उसको जज़ब कर लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, आपने कूड़ेदान बनाया हुआ है, कमरा आपने जो रखा है इस बात के लिए, स्टोर हाउस के लिए, जो घर का वेस्ट आता है कहते फेंको, ये चीज़ अच्छे काम की नहीं है, चलो स्टोर में फेंको, ये चीज़ काम की स्टोर में फेंको। लेकिन जब आपने कचरा निकालना होगा साल के बाद, तो आप ऐसे नहीं फेंक देते उसको, आप कहते चलो चेक करते जो काम की चीज़ें दोबारा काम आने वाली वो रख लेंगे, बाकियों को वेस्ट कर देंगे। तो ऐसे ही हो रहा है कि फ्लूइड जो आता है उसमें काम की चीज़ें भी हैं और यूरिन भी है। यूरिन को वेस्ट करना है, बाकी चीज़ों को निकालना है। तो दूसरा मरहला जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का, सिलेक्टिव का मतलब है चुन के, रीअब्जॉर्प्शन में दोबारा जज़ब कर लेना, तो काम की चीज़ों को दोबारा जज़ब कर लिया जाता है। और तीसरा हिस्सा क्या है कि चूँकि पीएच चेंज हो चुकी होती है तो पीएच मेंटेन करने के लिए खुद कुछ केमिकल डालते हैं, इसे कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन। सेक्रीशन वो चीज़ होता है जो जिस्म से निकले और जिस्म में से पैदा हो और जिस्म से बाहर निकल जाए बाद में, तो ट्यूबुलर सेक्रीशन डाल के उसे बाहर निकालते हैं। ठीक हो गया जी।
मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उम्मीद है कि ये वाली होगी, बाकी चूँकि टाइम था तो मैं देखी नहीं। तो ये देखिएगा ज़रा एक बार, ये फंक्शनिंग किडनी वीडियो में दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए इसको। ये पहले ब्लड जो है किडनी में दाखिल हो, अब किडनी का उसने एक टुकड़ा दिखाया तो आपको उसमें कॉर्टेक्स और वो जो है वो मेडुला नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। अब उसको बारी बारी बड़ा करेंगे, ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला, एक मेडुला के अंदर मज़ीद बड़ा करेंगे तो आपको वो नज़र आएगा, क्या कहते हैं उसको, नेफ्रॉन। अब ये देखें, ये आपको वो नज़र आ गया नेफ्रॉन जो है उसने बड़ा किया, उसने एक पीस को दिखाया। तो ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है जी। और ये कॉर्टेक्स मेडुला दिखा रहा है कि ये कॉर्टेक्स है बार मेडुला, उसने एक को भी दिखा दिया आपको नेफ्रॉन। इसमें पिरामिड मैं नहीं बता सका, वो त्रिकोण त्रिकोण शक्ल है इसके अंदर होती है, वो पिरामिड्स होती हैं, पिरामिड त्रिकोण को कहते हैं। ये हाइलस है, ये भी मैं नहीं बता सका शायद आपको, जहाँ पे कलेक्शन सारी होती है वो हाइलस कहलाता है। पेल्वस कहते हैं वो डिप्रेशन को जो गड़ा सा पड़ता है और उसमें जो जमा करने वाली जगह उसको हाइलस कहते हैं। फंक्शनिंग पे जाना है मैंने, वो दिखानी है आपको। दिखाए सही ये ना, कि ना दिखाए, नहीं दिखाई इसने, सॉरी, मैं अगली वीडियो देखता हूँ, अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये देखिए, ये बहुत पंछी है। असल में ये हमने पहले डाउनलोड करके रखे हूँ लेकिन अभी नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ वो डायग्राम एक बार आपको नजर आए तो बहुत वो नहीं, ये नहीं है, एनिमेशन में हो ना तो वो ठीक है, ये है शायद। अब देखें, ये शायद आपको नज़र आ जाए, ये देख रहे हैं फ्लूइड घूम रहा है उसके अंदर, हल्का हल्का हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये फ्लूइड जाएगा यहाँ से, खून चूँकि ज़ोर से आ रहा है ऐसे, वो आगे दीवार है लेकिन दीवार में छोटे से सुराख हैं, सुराखों में से फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, ब्लड नहीं निकल सकता, वो फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा होगा। ये यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं, ये देखें, ये ब्लड है, इसके अंदर फ्लूइड है, नहीं वो मस्जिद गुजार गए, वही वाला हिस्सा है जिसको दिखाया उसने। ये देखें, यहाँ से प्रेशर पड़ेगा तो खून किधर चला जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है जी। ये इधर से देखिए, यहाँ से खून आ रहा है, प्रेशर पड़ेगा उन पे, फ्लूइड इधर आ जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, यहाँ से पे किधर जाएगा, लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से फिर वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन होगी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ट्यूबुलर सेक्रीशन पाई जाएगी और यहाँ प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी ग्लोमेरुलस के अंदर। तो 3 प्रोसेस होंगे, एग्जैक्ट ऑफ टाइम थोड़ा मैं नहीं दिखा सकता ज़्यादा, लेकिन ये बेसिकली नेक्स्ट सेशन में आपको साथ साथ हम पहले डाउनलोड करके रखेंगे ताकि वो विजुअल्स में आपको नजर आए, प्रॉपर पूरी नजर आए किस तरीके से। रीडिंग कर लेंगे इसकी अब कि मैं कर दूं इसकी भी? ये देखिए, यहाँ से फ्लूइड, इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ से फ्लूइड आएगा, इससे टकराएगा, कैपिलरीज के अंदर टकराएगा फ्लूइड, क्योंकि गुच्छा बन गया है ना, तो खून जोर जोर से आगे टकराएगा इस कैपिलरीज के साथ, उनके सुराखों में से बाहर निकलेगा, बोमन कैप्सूल में से होता हुआ इधर आ जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से जाएगा लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में जो चीज़ें काम की होंगी उसे क्या कर लेंगे, वापस ले आएंगे, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ट्यूबुलर सेक्रीशन करके यूरिन बना के कलेक्टिंग डक्ट में, और वहाँ से पेपिलरी डक्ट के अंदर, ठीक है जी। तो ये हमारा सीक्वेंस है सारा इसका। ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन, ऑस्मो रेगुलेशन तो मैंने पहले बता दिया, ये पानी और साल्ट को मेंटेन करने का जो है वो बेसिकली प्रोसेस है कि जिसम के अंदर पानी और साल्ट को जो है वो मेंटेन किया जाता है। इसमें आपने देखना है कि कैसे मेंटेन किया जाता है, 3 कंडीशंस होती हैं, एक कहते हैं आइसोटोनिक, एक कहते हैं हाइपोटोनिक, कहते हैं हाइपरटोनिक। तो अगर जो है वो आपको यूरिन हाइपरटोनिक है, इसका मतलब उसमें फ्लूइड ज़्यादा पानी थोड़ा है, तो बाहर से पानी अंदर चला जाएगा।
अगर जो है वो यूरिन के अंदर पानी ज़्यादा और बाहर कम है तो वहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। तो हमेशा चीज़ें जो डिफ्यूज़ इसी तरह होती है ना, कि अगर जो है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए ऐसे आप देखते हैं, अगर बाहर वाला सोल्यूशन गाढ़ा हो अंदर वाला पतला हो तो अंदर से बाहर पानी आ जाता है, और अगर बाहर वाला पतला है और अंदर वाला गाढ़ा है तो बाहर से अंदर पानी आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्लूइड को मूव करवाया जा सकता है। ठीक है जी, इसकी रीडिंग करवा दूँ? हाँ, इसकी ऑस्मो रेगुलेशन वाले की हाँ करवा देते हैं, कोई मसला नहीं। ऑस्मो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। ऑस्मो रेगुलेशन को हम कह सकते हैं ये रेगुलेशन है पानी की और नमकियात की बॉडी फ्लूइड के अंदर और ब्लड के अंदर, यानी ब्लड और बॉडी के दरमियान। एक तरफ बॉडी है एक तरफ ब्लड है। अब आपने देखना है, आपने बॉडी को जो है वो स्टैंडर्ड रख लें। अगर बॉडी में साल्ट ज़्यादा है पानी कम है तो इसका मतलब ब्लड में फिर निस्बतन ज़्यादा पानी होगा ना, यानी बॉडी हाइपरटोनिक है, ब्लड हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब कम साल्ट है उसमें, तो पानी ज़्यादा होगा, तो ब्लड से पानी बॉडी की तरफ जाएगा। और अगर बॉडी हाइपोटोनिक है यानी पानी वहाँ ज़्यादा है और ब्लड हाइपरटोनिक है यानी पानी वहाँ कम है, तो बॉडी से ब्लड में आ जाएगा। तो यही बात उसने यहाँ बतानी है, पढ़ते हैं। किडनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड। गुर्दा सबसे अहम किरदार अदा करता है सारे मरले में। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस एज, क्योंकि ये बहुत अहम मरला है, क्योंकि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसनट्रेट द बॉडी फ्लूइड। जो ज़्यादा लॉस है पानी का वो बॉडी फ्लूइड को गाढ़ा कर देता है। वेयर एज एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट्स देम, जबकि ज़्यादा पानी आप पिएंगे तो पतला कर देगा उसको। व्हेन देयर इज एक्सेसिव वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी फ्लूइड में पानी ज़्यादा हुआ, किडनी फॉर्म डाइल्यूट हाइपरटोनिक यूरिन। अगर जिसम में पानी ज़्यादा है तो गुर्दे ज़्यादा ब्लड ज़्यादा पानी ले लेंगे, वो ब्लड से जाएगा किडनी में, गुर्दे में, और गुर्दे ज़्यादा यूरिन निकालेंगे। जैसे सर्दियों में हमें पानी की मिकदार कम चाहिए होती है, तो जिसम में निस्बतन पानी ज़्यादा होता है तो जो है वो किडनी ज़्यादा यूरिन निकालते हैं, पतला यूरिन निकालते हैं। फॉर दिस पर्पज़ किडनी फिल्टर मोर वाटर, वो ज़्यादा पानी निकालेंगे फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से इनटू बोमन कैप्सूल में। सिमिलरली लेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, कम पानी जज़ब होगा, एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस, और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन पैदा होगा। इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल, और ये बॉडी फ्लूइड को नॉर्मल तक ले आएगा। व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी फ्लूइड में पानी की कमी हो जाए, किडनी फिल्टर्स लेस वाटर, वो कम पानी निकालता है, बाकी जाने देता है, आगे ब्लड में रहने देता है। फिल्टर का मतलब ब्लड से निकाल के यूरिन बनाना, कम पानी को निकालेगा बाहर वो, क्योंकि जिसम में पहले ही कम है। लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन। कहते हैं फिल्ट्रेशन कम है और ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन है उससे कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होगा। इट इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल, ये बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को नॉर्मल कर देगा। दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल, ये सारा हार्मोन कंट्रोल करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है और एक और दूसरा हार्मोन है, मुझे में नाम नहीं आ रहा है, ADH होता है और एक और है कॉर्टिसोल या कोई और, दो हार्मोन होते हैं, मुझे नाम नहीं, भी शायद आ जाएगा नाम उनका, उर्दू में पढ़ देते हैं इसको। गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन से मुराद खून और दूसरे जिस्मानी फ्लूइड में पानी और नमकियात के इर्तिकास को नॉर्मल सतह पर बरकरार रखना है। गुर्दे खून में पानी की मिकदार को कंट्रोल करके ऑस्मो रेगुलेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। ये एक अहम अमल होता है क्योंकि पानी का ज़रूरत से ज़्यादा जिया जिस्मानी फ्लूइड को गाढ़ा कर देता है, जबकि जिस्म में पानी की ज़रूरत से ज़्यादा आना जिस्मानी फ्लूइड को रकीक पतला कर देता है। जब जिस्मानी फ्लूइड में ज़्यादा पानी मौजूद हो तो गुर्दे डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं, ज़्यादा पानी बाहर निकालते हैं। डाइल्यूट का मतलब पतला यूरिन, यानी पानी ज़्यादा जिस्म से बाहर जाएगा। इस मकसद के लिए गुर्दे ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से बुमन कैप्सूल में ज़्यादा पानी फिल्टर करते हैं। इस तरह कम पानी को ही वापस जज़ब किया जाता है और पेशाब डाइल्यूट हो जाता है। इससे जिस्मानी फ्लूइड में पानी की मिकदार कम होकर नॉर्मल हो जाती है। जब जिस्मानी फ्लूइड में पानी की कमी हो तो गुर्दे ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से कम पानी फिल्टर करते हैं और पानी की वापसी इंतज़ाब को बढ़ा दिया जाता है। कम फिल्ट्रेशन और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन से कम गाढ़ा हाइपरटोनिक पेशाब बनता है। इससे जिस्मानी फ्लूइड में पानी की मिकदार ज़्यादा होकर नॉर्मल हो जाती है। ये तमाम अमल हार्मोन्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। ये तमाम अमल हार्मोन्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद देखें क्या चीज़ है, ठीक है।